Hello everyone. Today's explanation video is going to be on the film Hira Mandi, The Diamond Bazaar, which is recently released in 2024. So without any delay, let's start the explanation of the movie. फिल्म की शुरुआत होती है और हमें 1920 का दौर दिखाया जाता है जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। फिर हमें हीरा मंडी नाम की जगह दिखाई जाती है जो कि तवाइफों का इलाका होता है। वहाँ पर बहुत सारी तवाइफें रहती थी और उन तवाइफों की मालकिन का नाम रिहाना होता है और सभी तवाइफें उन्हें हुजूर कहकर बुलाती थी जो कि बहुत क्रूर थी। अब एक दिन रिहाना की बहन मलिका जब सोई होती है तो रिहाना मलिका के बच्चे को एक नवाब को बेच देती है क्योंकि वह एक लड़का था और हीरा मंडी में जो भी लड़का पैदा होता था उसे बेच दिया जाता था और बस लड़कियों को रखा जाता था ताकि वह भी आगे चलकर तवाइफ बन सके। अब मलिका की जब नींद खुलती है तो अपने बगल में अपने बच्चे को नहीं पाती है। इससे वह बहुत परेशान हो जाती है और पूरे महल में अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। फिर जब उसे पता चलता है कि उसके बच्चे को उसकी बहन ने बेच दिया है तो अपनी बहन पर बहुत गुस्सा होती है और जब वो उससे पूछती है कि उसका बच्चा कहाँ है तो उसकी बहन रिहाना कहती है कि उसने उसके बच्चे को एक नवाब को बेच दिया है। ये सुनकर मलिका रोते हुए कहती है कि आपने हमसे हमारी औलाद छीनी है हुजूर, एक दिन मलिका आपसे आपका सब कुछ छीन लेगी। इसके बाद हमें 25 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां पर अब रिहाना की मौत हो गई है और मलिका जान अब हीरा मंडी की हुजूर बन गई है। अब रिहाना की मौत कैसे हुई ये हमें आगे पता चलेगा। हीरा मंडी की हुजूर बनने के बाद मलिका ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है। उसके पास उसकी सेवा करने के लिए काफ़ी सारे सेवक हैं और अब उसका स्वभाव भी उसकी बहन रिहाना की तरह हो गया है। वो रिहाना की तरह क्रूर और गुस्सैल हो गई है। वो भी अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती है। अब एक दिन एक अंग्रेज मलिका से मिलने आता है और वो मलिका को ग्रामोफोन पर एक तवाइफ का गाना सुनाता है और फिर वो मलिका से कहता है कि वो उसकी आवाज़ में गाया हुआ गाना भी अपनी कैसेट के जरिए मुल्क के कोने कोने तक पहुंचाना चाहता है जिससे वह पूरे मुल्क में मशहूर हो जाएगी। ये सुनकर मलिका उस आदमी को ये कहकर मना कर देती है कि हमें घर घर में मशहूर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम चांद हैं जो दिखता तो है खिड़की से मगर कभी किसी के बरामदे में उतरता नहीं है। हम तवाइफे रानियाँ हैं लाहौर की, हर नवाब राजा हमारे दर पर सलाम ठोकता है। जो भी हमें सुनना चाहे यहाँ आके सुने। फिर शाम के वक्त हम मलिका की मुँह बोली बहन बिबो को देखते हैं जो कि वाली मोहम्मद नाम के नवाब के लिए मुजरा कर रही होती है। फिर हम मलिका को एक नवाब के साथ देखते हैं जिसका नाम जुल्फ़िकार होता है जिसने काफ़ी पी हुई होती है। फिर जब मलिका अपने महल में पहुंचती है तो उसकी बहन वाहिदा वो गहने मलिका को दे देती है जो वाली ने बिबो को दिए थे। मलिका उन गहनों को देखकर कहती है कि ये कम लग रहे हैं, जिस पर मलिका की सेवक कहती हैं कि वाहिदा गहने चुराती है, इसने पिछली बार भी कुछ गहने रख लिए थे। ये सुनकर मलिका अपनी सेवक को वाहिदा की तलाशी लेने के लिए कहती है। ये सुनकर वाहिदा कहती है कि उसने कोई चोरी नहीं की है, लेकिन मलिका उसकी नहीं सुनती और अपने सेवक को उसकी तलाशी लेने के लिए कहती है। फिर जब वो सेवक उसकी तलाशी लेते हैं तो उसके पास कोई और गहने नहीं होते। तलाशी लेने के बाद वाहिदा बहुत नाराज होकर रोते हुए वहां से अंदर चली जाती है और फिर वह अंदर जाकर एक गमले में से गहनों को निकालती है जो उसने छिपाए थे। फिर हमें मलिका की बेटी आलमजेब को दिखाया जाता है। आलमजेब को शायरी लिखने का बहुत शौक होता है और वो अक्सर शायरी लिखा करती है, लेकिन उसकी अम्मी को ये बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि वो उसे अपनी तरह तवायब बनाना चाहती है। फिर एक दिन मलिका आलम को बताती है कि जल्द ही उसकी नत उतराई की जाएगी। ये सुनकर आलमजेब हैरान हो जाती है और उससे काफ़ी दुख होता है क्योंकि नत उतराई का मतलब था कि उसे भी अब तवायफ बनाया जाएगा। आलमजेब तवायफ नहीं बनना चाहती, वो शायर बनना चाहती है, जिस पर मलिका अपनी बेटी की बात नहीं मानती और वो आलमजेब से कहती है कि हमने भी यही कहा था अपनी अम्मी से, हमारी भी किसी ने नहीं सुनी थी, हमारे मुकद्दर में तवायफ बनना ही लिखा था। जिस पर आलमजेब कहती है कि हम लड़ेंगे अपने मुकद्दर से और तवायफ नहीं बनेंगे। तो इस पर मलिका कहती है कि बसंत पंचमी के दिन आपकी नत उतराई का ऐलान हम करेंगे। ये सुनकर आलमजेब बहुत दुखी हो जाती है और उसके बाद हमें बलोच खानदान दिखाया जाता है जो कि नवाबों का खानदान होता है और इस खानदान का इकलौता वारिस होता है ताजदार जो कि फॉरेन से पढ़कर आया होता है। ताजदार के पिता का बहुत बड़े होटल का बिजनेस होता है और वो चाहते हैं कि ताजदार अब उनका बिजनेस संभाले, लेकिन ताजदार अपने पिता का बिजनेस नहीं संभालना चाहता बल्कि वह चाहता है कि वो एक जॉब करे। अब ताजदार की दादी उससे कहती है कि उसे हीरा मंडी जाना पड़ेगा तहजीब सीखने के लिए, लेकिन ताजदार को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि वो हीरा मंडी जाए। वो अपनी दादी से कहता है कि वो अब हीरा मंडी जाएगा तहजीब सीखने के लिए, वो भी तवाइफों से।
फिर तभी उसकी दादी के पास उस्ताद आता है और वो दादी को बताता है कि मलिका जान की एक बेटी है जो बहुत ही खूबसूरत है और उसकी नत उतराई होने वाली है, इसलिए उसे ताजदार को वहाँ भेजना चाहिए। ये सुनकर दादी खुश हो जाती है और वो कहती है कि जब मलिका जान उनके मुशारे में आएंगी तो वो इस बारे में उनसे बात करेंगी। दूसरी तरफ मलिका के पास एक अंग्रेज अफसर आता है और वो मलिका को कुछ पैसे देता है और कहता है कि उसे एक तवायफ चाहिए जिससे वो अपने फंक्शन में मुजरा करवा सके। लेकिन मलिका जान उस अंग्रेज अफसर को ये कहकर मना कर देती है कि वो सिर्फ नवाबों के लिए बनी है और उनके सामने ही मुजरा करती है। ये सुनकर अंग्रेज अफसर वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। फिर वो रात के वक्त उस्ताद को अपने पास बुलाता है और वो उस्ताद से मलिका जान के बारे में काफ़ी सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पूछता है ताकि वो मलिका जान से बदला ले सके। फिर अगले दिन जब मलिका जान बलोच खानदान की रखी पार्टी में जाती है तो उनके पीछे चोरी छिपे उसकी बेटी भी पार्टी में आ जाती है, क्योंकि वहाँ एक फेमस शायर आया होता है और आलमगीर उस शायर की शायरी सुनना चाहती थी क्योंकि वो उसकी काफ़ी बड़ी फ़ैन है। अब उस फंक्शन में ताजदार और आलमगीर एक दूसरे को पहली बार देखते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और ताजदार आलमगीर से बात करने के लिए उसके पास जाता है। फिर जब मलिका जान पार्टी से वापस अपने महल में आती है तो आलमगीर को उसी पार्टी से चोरी छुपे आते हुए पकड़ लेती हैं। उस वक्त तो वो आलमगीर को कोई सजा नहीं देती हैं, लेकिन अगले दिन वो आलमगीर की सभी शायरी की डायरियों और किताबों को जला देती हैं। आलमगीर अपनी अम्मी को रोकने की बहुत कोशिश करती है पर वो अपनी बेटी की एक नहीं सुनती और उसकी सारी डायरियों को जला देती हैं। इसके बाद आलमगीर बिबो के पास जाती है और उसे इस बारे में बताती है, जिस पर बिबो कहती है कि वो फिक्र ना करें, वो उसे नई किताबें दिला देंगी। फिर तभी वाली मोहम्मद वहाँ से जाने लगता है। बिबो उसे रोकती है तो वाली उसे बताता है कि उसका जाना जरूरी है क्योंकि अंग्रेजों की एक मीटिंग होने वाली है जिसमें वो आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का ऑर्डर दे सकते हैं, इसलिए उसका जाना जरूरी है ताकि वो उन्हें रोकने की कोशिश कर सके क्योंकि जो आंदोलन कर रहे हैं वो अपने ही लोग हैं। फिर बिबो आलमगीर को किताबें दिलाने के लिए उसे अपने साथ किताब घर लेकर जाती है। वो आलमगीर से कहती है कि उसे जो किताबें पसंद है वो उसे खरीद ले। फिर जिस वक्त आलमगीर किताबें देख रही होती हैं तो उस दौरान बिबो किताब घर वाले से एक बंदूक मांगती है और फिर वो उस बंदूक को लेकर हामिद नाम के आदमी के पास जाती है और उसे वो बंदूक देकर कहती है, ये बंदूक मैंने किताब घर में छिपा रखी थी, जानते थे एक दिन जरूर काम आएगी। फिर वो आगे कहती है, अगर वो हमारे 10 लोग मारेंगे तो हम कम से कम 6 को तो मारेंगे। ये सुनकर हामिद भी ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल बिबो भी देश को अंग्रेजों से आज़ाद करवाना चाहती है, इसलिए वो हिंसक तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ रही फ्रीडम फाइटर की मदद करती रहती है। दूसरी तरफ किताब घर में आलमगीर की मुलाकात ताजदार से होती है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ फिर से बातें करते हैं। फिर जब आलमगीर शर्मा कर किताब घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि आंदोलनकारी वहाँ पर आ गए हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अंग्रेज पुलिस आ जाती है और वो उन आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज शुरू कर देते हैं। अब वो पुलिस वाले जब एक आदमी को बुरी तरह से पीट रहे होते हैं तो तभी ताजदार आकर उस आदमी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक पुलिस अफसर ताजदार पर बंदूक तान देता है और फिर जब वो गोली चलाने ही वाला होता है तभी हामिद आकर उस अंग्रेज पुलिस वाले पर गोली चलाकर उसे मार देता है। फिर ताजदार जब वापस आता है तो देखता है कि आलमगीर वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर सिर्फ उसका रुमाल पड़ा होता है और यहीं पर हीरा मंडी का एपिसोड 1 खत्म हो जाता है।